हेलो दोस्तों, आज हम अननली के कैंसर यानी ईसोफेजियल कैंसर पर एक डिटेल ओवरव्यू करेंगे। यानी इसके रिस्क फैक्टर्स, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण, इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट पर एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए अननली का कैंसर होता क्या है, होता कैसा है और इसके बारे में आपको थोड़ा परहेज क्या करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो आज का टॉपिक है ईसोफेजियल कैंसर ओवरव्यू। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं और खासकर ईसोफेजियल कैंसर के बारे में। इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिए, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले हम बात करेंगे कैंसर के बारे में जनरल डिस्कशन, फिर रिस्क फैक्टर्स पर, फिर लक्षण पर, फिर डायग्नोसिस पर, फिर ट्रीटमेंट पर और लास्ट में कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ईसोफेगस यानी अननली जो है हमारे मुंह को हमारे पेट से यानी स्टमक से कनेक्ट करती है। एक ट्यूब का जैसा काम करती है जिसमें पहले खाना जाता है और धीरे धीरे करके वो पेट में उतरते जाता है। इस नली में यदि कोई कैंसर या ट्यूमर हो जाए तो वो ईसोफेजियल कैंसर यानी अननली का कैंसर माना जाता है। इसमें दो बेसिक टाइप्स होते हैं, एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एक एडिनो कार्सिनोमा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से सेल से वो कैंसर या ट्यूमर निकल के आया है। ज़्यादातर इस कैंसर के इंपॉर्टेंट लक्षणों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स पर। इसके रिस्क फैक्टर्स में तंबाकू खाना इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग करना भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, शराब पीना एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जो लोग ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, जितने ज़्यादा स्मोकिंग, जितना ज़्यादा तंबाकू, जितना ज़्यादा अल्कोहल लेंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा समय तक ये करेंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। इसके अलावा गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी एक रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है जहाँ पे पेट से एसिड निकल के अननली में आता है और वहाँ पे इरिटेशन करता है। इसकी वजह से भी पेशेंट्स को ईसोफेजियल कार्सिनोमा या खासकर एडिनो कार्सिनोमा वहाँ का हो सकता है, जहाँ पे वहाँ पे ग्लैंड के सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और कैंसर बनाते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मोटा है या ओबेसिटी है तो ये उसका रिस्क फैक्टर है। डाइटरी फैक्टर्स में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा केमिकल वाला खाना खाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस मीट खाता है, बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाता है, बहुत ज़्यादा अगर स्मोक किया हुआ फूड प्रोडक्ट खाता है, मसालेदार बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो उसको कैंसर होने का चांस है। इसके अलावा बैरेट्स ईसोफेगस एक बीमारी है जिसमें आपको कैंसर होने का चांस है। बैरेट्स ईसोफेगस बेसिकली क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स की वजह से अननली में इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जो कि कैंसर से पहले का एक स्टेज है। यानी वहाँ की सेल्स जो है इरिटेट होकर एक तरह से ख़राब हो जाती है, वहाँ पे बाद में सेल्स की डैमेज होने की वजह से कैंसर आ सकता है। तो बैरेट्स ईसोफेगस अगर किसी को है तो वो भी कैंसर का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल से ज़्यादा है या वो व्यक्ति मेल जेंडर का है तो उनको कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। तो ये सारे हैं रिस्क फैक्टर ईसोफेजियल कार्सिनोमा के। सिम्टम्स या लक्षण क्या है? सिम्टम्स यानी खाना निगलने में अगर दिक्कत हो रही है, खासकर सॉलिड फूड में ज़्यादा हो रही है, और अगर ये दिक्कत बढ़ रही है खाना निगलने के टाइम, अगर आपको पेन हो रहा है जिसे ओडाइनोफेजिया बोलते हैं, खाना निगलने में दिक्कत को डिस्फेजिया बोलते हैं, अगर ये हो रहा है तो कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। हालांकि ये दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है, पर अगर ऐसा हो रहा है तो जांच करना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आपको छाती में पेन या दर्द का एहसास हो रहा है, जो स्टर्नम है यानी ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे या पीठ में अगर हो रहा है तो ये इसका साइन हो सकता है। बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति का अगर वजन कम हो रहा है, खासकर अगर 10% ऑफ बॉडी वेट यानी 60 किलो के व्यक्ति में 6 या 7 किलो से ज़्यादा अगर वेट लॉस हो रहा है तो ये कैंसर का साइन हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बिना किसी कारण में छाती में जलन या इंडाइजेशन का एहसास हो रहा है, जो कि सिंपल एंटासिड से ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ते जा रहा है, तो ये कैंसर का साइन हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आवाज़ चेंज हो गई यानी आवाज़ में भारीपन आ रहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है, या किसी व्यक्ति को अगर बार बार खांसी आ रही है बिना किसी और कारण के, तो ये कैंसर का साइन हो सकता है। किसी व्यक्ति को बार बार हिचकियाँ अगर आ रही है वो भी कैंसर का साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर सॉलिड खाना बार बार रिगर्जिटेट हो रहा है या बार बार खट्टी डकारें आ रही है तो सिंपल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स में तो ये होता ही है, लेकिन एडवांस केसेस में खासकर उम्रदराज पेशेंट में कैंसर का साइन हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती का अगर एहसास हो रहा है बिना किसी कारण कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? ज़्यादातर पेशेंट के जो लक्षण है उसके बेसिस पे जब आपको पता चलता है तो आप एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में बेसिकली मुंह के द्वारा एक दूरबीन, एक कैमरा आप पेशेंट में डालते हैं और उससे एक अंदर की फ़ोटो आ जाती है। अगर कैंसर वहाँ पे या कोई गठान दिखती है तो उसका टुकड़ा निकाल के बायोप्सी करते हैं और उसकी जांच करके पेशेंट को कैंसर है या नहीं कंफर्म करते हैं।
कैंसर कितना फैला है कितना नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, या पेट स्कैन किया जा सकता है, जो कैंसर का अगर कहीं और शरीर में स्प्रेड भी है तो उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके टाइप्स पर हमने ऑलरेडी बात की। इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर तंबाकू खाने वाले और शराब पीने वाले लोगों में होता है, जो कि उसकी इनर फ्लैट लाइनिंग जो इसोफेगस की होती है उसके सेल्स का कैंसर होता है। जबकि एडिनोकार्सिनोमा जो है ग्लैंडुलर सेल्स के कार्सिनोमा से होता है। ये ज़्यादातर एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट या बैरेट्स इसोफेगस वाले पेशेंट में होता है, यानी एसिडिटी वाला कैंसर एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादातर होगा, और तंबाकू या शराब की वजह से हो रहा है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने के चांस ज़्यादा है। हालांकि ये फिक्स नहीं है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो आप सर्जरी करके कैंसर को निकाल दें, उसे काट करके अलग कर दें, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। यदि ट्रीटमेंट में लेट होता है और कैंसर स्प्रेड हो जाता है तो बचाना मुश्किल होता है। इसके अलावा आप कैंसर के लिए बाकी जो थेरेपीज़ है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, पर ये सारी थेरेपीज़ आप पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का कैंसर एक तो कम हो जाए, साइज़ में श्रिंक हो जाए, और अगर सर्जरी के बाद भी कुछ सेल्स बच जाए तो उसे आप मार सकें, या भी कभी कभार अगर कैंसर का रिकरेंस हो जाए तो उसे आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका वही है कि आप अन्ननली को काट के अलग कर दें और उसके बदले दूसरी ट्यूब लगा दें, या डायरेक्टली मुंह से आप पेट को या उसका कोई पोर्शन को आप अटैच कर दें। कुछ इसी तरह की सर्जरी की जाती है। इसके सर्जिकल के अलग अलग प्रोसीजर्स है, खैर उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर बेसिकली सबसे बेस्ट थेरेपी इसमें सर्जरी है, बाकी थेरेपीज उसके साथ में दी जाती है। प्रोग्नोसिस की अगर बात करें या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की अगर बात करें तो ज़्यादातर सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज पर डिटेक्ट हो रहा है। यदि कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो रहा है तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। यदि कैंसर लेट डिटेक्ट हो रहा है या डिटेक्ट होने में तो कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, तो बचने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए किस स्टेज पर डिटेक्ट हुआ और कितना अग्रेसिव और कितना अच्छे से आपने ट्रीटमेंट किया उस पर डिपेंड करता है। और कैंसर जैसे जैसे स्टेज उसकी बढ़ते चली जाती है, कैंसर जैसे जैसे स्प्रेड करने लगता है, बचने के चांसेस कम होते जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन या इसके टिप्स पर जो आपको कैंसर से बचने में मदद करेंगे। सबसे ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, ताज़ा फल सब्जियां ज़्यादा लीजिए, बहुत ज़्यादा केमिकल से अडल्ट्रेटेड या इंटॉक्सिकेटेड खाना मत लीजिए, तंबाकू नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, हेल्दी बॉडी वेट रखना है, वजन नहीं बढ़ने देना है, और इसके अलावा अगर एसिड रिफ्लक्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम या सिम्टम ज़्यादा हो रहे हैं तो टाइम पर जांच करानी है, डॉक्टर के पास फॉलोअप रखना है, ज़रूरी हो तो एंडोस्कोपी करना है। काफ़ी हद तक एंडोस्कोपी के दौरान ये कैंसर डिटेक्ट हो जाते हैं, और अगर डिटेक्ट हो जाए सही समय पर तो ट्रीटमेंट करना आसान है। कैंसर फैल जाए तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। आज हमने ईसोफेजियल कैंसर पर ओवरव्यू किया। ईसोफेजियल कैंसर के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट पर हमने सेपरेट वीडियोज़ किए। पेट के कैंसर पर भी हम अलग वीडियोज़ किए, इन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। थैंक यू।